पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित क्वेश्चन बताया था और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे आधारित है तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। डिटेल में आपको जानकारी दी गई है और इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित क्वेश्चन है जो आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मुख्य उपयोग कहां पर किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है बड़े उद्योगों में, तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि जहां पे बड़े उद्योगों की बात किया जाता है वहां पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, ना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसी कारण यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे यहाँ पे बी ऑप्शन दिखाया जा रहा है घरों और छोटे उपकरणों में, तो यहाँ पर साथियों ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि घरों में और छोटे उपकरणों में जो इसका प्रयोग किया जाता है वो आपका सिंगल फेज प्रेरण मोटर होता है। कहने का मतलब ये है कि सिंगल फेज मोटर का जो उपयोग किया जाता है पंखा में भी किया जाता है, जो घरों में उपयोग किया जाता है, कूलर में भी किया जाता है और घर में ही कूलर का उपयोग किया जाता है। मिक्सर मशीन हो गया और भी बहुत सारी यहाँ पे मशीन हो जाती है, ग्राइंडर मशीन हो गई, और भी बहुत सारे उपकरण हैं जो कि घरों में उपयोग किया जाते हैं। तो उन सभी में जो मोटर आपको देखने को मिलती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होती है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी सी ऑप्शन दिया गया रेलवे इंजन में, तो रेलवे इंजन में साथियों ध्यान रखिएगा डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है या थ्री फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तो इस कारण यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में जिस मोटर का उपयोग किया जाता है वो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। और यहाँ पे साथियों एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में ये भी देखने को मिलता है वहाँ पे मोटर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस कारण यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है और जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्यों स्वयं चालू नहीं होती है। आप सभी को मालूम है सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट इसलिए नहीं होती है कि जो स्टार्टिंग के समय जो आघूर्ण की जरूरत पड़ती है, जो घूर्ण बल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम इंग्लिश में स्टार्टिंग टार्क बोलते हैं, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नहीं होती है। जी हाँ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टार्क नहीं होती स्टार्टिंग समय, तो यहाँ पे ये जो होती है स्वयं चालू नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको जरूरत पड़ती है बाहर से एक सोर्स की, तो इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सिंगल फेज में जो दोलनी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो उत्पन्न नहीं होती है। तो मोटर को घूमने के लिए यहाँ पे एक जरूरत पड़ती है सोर्स की, और वो सोर्स होता है पर्याप्त टार्क। तो यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नहीं बनता है, इसी कारण हम बाहर से इसको सोर्स देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक टार्क बल नहीं होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं यहाँ पे मोटर जो होती है सोई स्टार्ट नहीं होती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया उच्च वोल्टेज के कारण, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज से और मोटर को शुरू या बंद होने से कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और भी ऑप्शन देखिए रोटर लॉक हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों मोटर मोटर जो होता है वो चालू करने के लिए कुछ प्रारंभिक बल की जरूरत पड़ती ही है। तो यहाँ पे रोटर लॉक का तो कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं है, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन देखिए कि यह अधिक तापमान उत्पन्न करती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि तापमान का मोटर शुरू करने से कोई भी संबंध नहीं होता है, चाहे तापमान निम्न हो या उच्च हो या ज़्यादा यहाँ पर तापमान हो, इससे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है, और जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि
डीसी मोटर का उपयोग आमतौर पे कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि ए ऑप्शन देखिए रेलवे इंजन में। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि रेलवे इंजन में जो प्रयोग किया जाता है मोटर, वो आपका होता है डीसी मोटर। कहने का मतलब यह है कि रेलवे इंजन में डीसी मोटर का ही उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के पीछे भी कारण होता है। कारण ये होता है कि ये जो होता है प्रारंभ में, मतलब कि शुरुआत में जो होता है, काफ़ी हाई टार्क प्रदान करती है। और ये कौन सी मोटर होती है? तो डीसी मोटर होती है। तो रेलवे इंजन में डीसी मोटर उपयोग किया जाता है, ऐसे आप रट लीजिएगा। ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए, इसमें फ्लोरेसेंट जो ट्यूब लाइट होती है, इसमें चोक होता है और एक होता है ब्लास्ट, इसका उपयोग किया जाता है, ना कि यहाँ पे डीसी मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे ट्रांसफार्मर में। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है, ये अलग डिवाइस होती है, एक तरह से ये स्थिर डिवाइस होती है। हालांकि मोटर जो होती है स्थिर डिवाइस नहीं होती है। तो मोटर से और ट्रांसफार्मर से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर से कोई भी डीसी मोटर का लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल गलत मारेंगे इसको। और डी ऑप्शन देखिए इंडक्शन कुक टॉप में। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों जो इंडक्शन कुक टॉप होता है, इसमें विद्युत चुम्बकीय जो होता है वो काम करता है। तो यहाँ पे ये भी मोटर से कोई संबंध नहीं रखता है, तो हम इसको भी यहाँ पे गलत मारेंगे। और जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है? तरीके की यदि बात करें तो इसमें आपका होता है एक तरीका कैपेसिटर स्टार्ट। जी हाँ, इसमें होता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर का उपयोग हम इसीलिए करते हैं कि जो प्रारंभ में जो स्टार्टिंग के समय जो घूर्ण बल है वो उत्पन्न किया जा सके। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, जो कि ऑप्शन ए देखने को मिलता है आपको। वहीं यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया डी ओ एल स्टार्टर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों डी ओ एल जो स्टार्टर होता है, इसका उपयोग जो किया जाता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। हालांकि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वहीं यहाँ पे सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फील्ड वाइंडिंग स्टार्टिंग। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीसी मोटर से ये आपका संबंधित होता है फील्ड वाइंडिंग स्टार्टिंग, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से ये क्वेश्चन है, तो ये आपका अलग है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे दिया गया है, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे फीडबैक स्टार्टिंग। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्टार्टिंग विधि नहीं होती है, एक अलग विधि होती है। तो ये कारण यहाँ पे हम डी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? जब भी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने की बात की जाती है, तो इसमें बहुत सारी विधियां होती है। जैसे कि आप वोल्टेज बदलकर स्पीड को भी नियंत्रण कर सकते हैं। आर्मेचर जो करंट होता है उसको भी आप इसके द्वारा भी आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और होता है फ्लक्स। फ्लक्स वाइंडिंग का जो होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसका फ्लक्स बदलकर भी आप स्पीड नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल, ये सभी क्या है? ये स्पीड कंट्रोल करने की विधियां है। हालांकि हर एक विधि अलग अलग तरह से काम करती है, लेकिन जो क्या है, ये सभी विधियां क्या है? बिल्कुल कंट्रोल करने की विधियां हैं। इसी कारण हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि सीरीज डीसी मोटर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, डीसी जो मोटर होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है, लिफ्ट में भी किया जाता है, क्रेन में भी किया जाता है, और भी बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। रेलवे में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में ही देखने को मिल जाता है, लिफ्ट और क्रेन में। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और कोई आपसे कारण पूछ दे कि यहाँ पे लिफ्ट और क्रेन में ही क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, डीसी सीरीज जो मोटर होता है, इसका जो टार्क होता है वो काफ़ी उच्च होता है, मतलब कि हाई होता है। इसलिए भारी लोड उठाने की जब बात आती है, तो वहाँ पे हम किस मोटर का उपयोग करते हैं? तो डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। और डीसी मोटर में कौन सा? सीरीज मोटर का, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे।
बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए पंखे और वॉशिंग मशीन में, तो मैंने आपको बताया था शायद वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो घरों में उपयोग करने वाली जो मोटर होती है वो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। तो यहाँ पे डीसी मोटर से तो यहाँ पे ये कोई संबंध नहीं रखता है। पंखे में और वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसमें जो उपयोग किया जाता है सिंगल मोटर उपयोग किया जाता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो ये आपका गलत हो जाता है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिए इंडक्शन स्टोव में, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि साथियों जो स्टोव होता है ये क्या होता है, एक तरह से विद्युत चुम्बकीय काम करता है, प्रेरण की तरह काम करता है, तो मोटर से इसका कोई भी संबंध नहीं है। और यहाँ पे दिया गया एलईडी बल्ब, तो एलईडी बल्ब में यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि इसमें क्या होता है, एलईडी बल्ब में आप देखेंगे तो इसमें होता है सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर जो एक तकनीक की तरह उपयोग किया जाता है। लेकिन मोटर को यहाँ पे इससे बात करें कि मोटर से क्या संबंध है, तो इसका कोई भी संबंध नहीं होता है मोटर से, तो इसी कारण हम डी ऑप्शन भी गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 7, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा भाग घूर्णन करता है, मतलब कि डीसी मोटर में जो घूमने वाला भाग होता है वो कौन सा भाग होता है। तो देखिए घूमने वाला भाग आपका केवल एक ही होता है, ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो उसको बोला जाता है आर्मेचर। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो बी ऑप्शन देखने को मिलता है आर्मेचर, ये वही आर्मेचर है जो डीसी मोटर में ये घूर्णन का कार्य करता है और टार्क उत्पन्न करता है। घूर्णन का मतलब ही हो गया घूमने वाला, और इसी को हम यहाँ पे बी ऑप्शन मारेंगे। बाकी जो स्टेटर यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है ये स्थिर भाग होता है, कोई यहाँ पे घूमने वाला चीज ये नहीं होता है, ये क्या होता है स्थिर चीज होता है। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है फील्ड वाइंडिंग, तो ये भी आपका साथियों बिल्कुल गलत है क्योंकि फील्ड वाइंडिंग में क्या होती है, एक स्थिर होती है, और फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हम इसको भी यहाँ पे गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन देखिए कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर भी क्या है साथियों, कम्यूटेटर का काम क्या होता है, तो कम्यूटेटर का केवल काम ये होता है कि करंट को सही दिशा में प्रवाहित करे, न कि घूमने का काम होता है। तो क्वेश्चन में हमसे घूमने की बात किया जा रहा है, घूर्णन का मतलब घूमने वाला भाग, तो घूमने वाला भाग केवल आपका आर्मेचर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य वाइंडिंग के साथ कौन सी वाइंडिंग जुड़ी होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मुख्य जो वाइंडिंग होती है साथियों उससे एक ही वाइंडिंग जुड़ी होती है, जिसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं और सहायक वाइंडिंग भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सहायक वाइंडिंग भी बोला जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आपको बता दें, ये जो मोटर होती है जब मोटर को शुरू किया जाता है तो शुरू करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, आंतरिक टार्क यहाँ पे प्रदान किया जाता है ना, आंतरिक जो टार्क होता है ये प्रदान करती है। तो यहाँ पे आपका जो होता है सहायक, और जिसको बोला जाता है या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोल सकते हैं, ये आपकी वाइंडिंग होती है। ध्यान रखिएगा जो मुख्य वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग भी दिया गया, रोटर वाइंडिंग दिया गया, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री वाइंडिंग भी दिया गया, तो इनका अलग अलग कार्य है। इसमें यहाँ पर इसका स्टार्टिंग के समय जो यहाँ पे बात किया गया कि मुख्य वाइंडिंग के साथ कौन सी जुड़ी होती है, तो ये आपका स्टेटर रोटर ये सब नहीं जुड़ी होती है, केवल सहायक वाइंडिंग जुड़ी होती है। तो हम इसी कारण डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। यदि कम्यूटेटर की हम बात करें कि कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, वो भी डीसी मोटर में, तो इसका एक ही कार्य होता है कम्यूटेटर का, कि कम्यूटेटर जो है वो करंट की दिशा को बदले, मतलब कि करंट, कम्यूटेटर का काम होता है करंट की दिशा बदलना और इसमें घूर्णन करना, हमेशा क्या करना, घूमते रहना। ये किसका काम होता है, ये काम होता है कम्यूटेटर का। और यहाँ पे आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलता है, करंट की दिशा बदलना, इसी कारण हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए कि टार्क उत्पन्न करना, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि साथियों टार्क उत्पन्न करना जो होता है ये आर्मेचर का काम होता है, न कि कम्यूटेटर का काम होता है। तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे हीट डिसिपेंशन करना, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटर में इसका कोई भी यहाँ पे हटाने का, ताप को हटाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है और ना ही इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम इसका हम गलत मारेंगे सी ऑप्शन।
और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए स्पीड कंट्रोल करना। तो स्पीड कंट्रोल करना जो होता है ये वोल्टेज और जो फील्ड फ्लक्स होता है उसके द्वारा किया जाता है, न कि साथियों कम्यूटेटर के द्वारा किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 10 को, ये रहा साथियों सवाल नंबर 10 आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें विधियां बहुत होती है, जैसे कि स्टार्टर विधि हो गई, कैपेसिटर स्टार्ट रन विधि हो गई, आर्मेचर रिएक्शन विधि हो गई, और यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन विधि हो गई, कॉलिंग प्रभाव विधि होगी, जो सारे ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन यहाँ पर केवल हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये जो विधि होती है ये मोटर की कार्य क्षमता जो होती है वो उसकी, और जो पावर फैक्टर होती है उसको बढ़ाने के लिए ये इस विधि का उपयोग हम करते हैं, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट रन विधि के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे आर्मेचर रिएक्शन विधि, तो ये आपका अलग विधि होती है, लेकिन इसका उपयोग जो किया जाता है केवल डीसी मशीनों में किया जाता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से है, इसी कारण हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देंगे डीसी एक्साइटेशन विधि, तो ये भी साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम करता है केवल डीसी मोटर के लिए काम करता है, ये आपका इंडक्शन मोटर में काम नहीं करता है। और यहाँ पे दिया गया कॉलिंग प्रभाव विधि, तो ये जो आपकी समस्या उत्पन्न होती है कॉलिंग प्रभाव विधि, ये होती है आपकी अलग समस्या, जो कि कार्य क्षमता से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे केवल कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर स्टार्ट रन विधि। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में स्पीड को कैसे नियंत्रित किया जाता है। यदि हम स्पीड को नियंत्रित करने की बात करें तो इसमें बहुत सारी विधियां होती है, जैसे कि फ्लक्स को नियंत्रित करके स्पीड बदल सकते हैं, और जो फ्लक्स वोल्टेज होता है उसको भी बढ़ा के घटा के हम स्पीड बदल सकते हैं, और जो आर्मेचर सर्किट होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक बाहर से प्रतिरोध जोड़कर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे विधियां होती है, और सारी विधियां आपको यहाँ पे ऑप्शन में देखने को मिल भी जाता है। ए भी यहाँ पे सही दिया गया है, बी भी ऑप्शन सही दिया गया है, सी ऑप्शन भी सही दिया गया है। इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे उपयुक्त सभी। डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर यहाँ पे 12, ये आपका सवाल नंबर 12, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा रोटर उपयोग किया जाता है। यदि बात करें साथियों रोटर की कि कौन सा रोटर उपयोग किया जाता है, तो इस पे होता है स्क्वायरल केज रोटर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गिलहरी पिंजरा रोटर। जी हाँ, ये जो रोटर होता है ये सबसे सामान्य माना जाता है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये सबसे सामान्य रोटर होता है जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में उपयोग किया जाता है। और इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे वाउंड रोटर, तो जो वाउंड रोटर होता है इसका उपयोग जो किया जाता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए डीसी आर्मेचर रोटर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये केवल डीसी मोटर में काम करता है। और क्वाइल रोटर भी दिया गया है, तो यहाँ पे साथियों इसमें कोई भी क्वाइल रोटर प्रकार की कोई भी सामग्री नहीं होती है, तो हम यहाँ पे इसको भी गलत मारेंगे। हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जिसको स्क्वायरल केज रोटर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का क्या कार्य है। जो बैक ईएमएफ है साथियों, जिसको हम ईवी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि बैक ईएमएफ का तात्पर्य क्या है, मतलब कार्य क्या है इसका। तो ईएमएफ का कार्य क्या होता है, मोटर की स्पीड को स्थिर रखना। क्या काम होता है इसका, मोटर के जो स्पीड है उसको स्थिर रखना, ये काम होता है ईएमएफ का। ध्यान रखिएगा साथियों। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर सी मोटर की स्पीड को स्थिर रखने का। कहने का मतलब यह है कि जो बैक ईएमएफ होता है वो लोड के अनुसार क्या करता है, करंट को नियंत्रित करता है, और करंट को नियंत्रित करके मोटर की गति को स्थिर रखता है। कहने का मतलब यह है, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि करंट को बढ़ाने का, तो करंट को बढ़ाने का इसका काम नहीं होता है। ये बैक ईएमएफ करंट को नियंत्रित करना इसका काम होता है, बढ़ाना और घटाना इसका कोई काम नहीं होता है। तो इसी कारण हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है
वोल्टेज को कम करने का, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैक ईएमएफ का जो मुख्य कार्य होता है वो मोटर के करंट को सीमित करना होता है, न कि वोल्टेज को कम करना होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन तो हमारा सही है ही। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए कि तापमान को नियंत्रित करने का, तो बैक ईएमएफ का जो तापमान होता है इससे कोई भी सीधा संबंध नहीं होता है, तो इसी कारण यहाँ पर हम इसको गलत भी मारेंगे। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सबसे अधिक प्रारंभिक टार्क उत्पन्न करती है। तो मैंने आपको बताया, शायद आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा ध्यान से, तो आपको इसको यहाँ पे ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में जैसे दिया भी गए, बहुत सारे दिए गए, जैसे स्प्लिट केज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और सेडेड पोल मोटर और यहाँ पे रिपल्सन मोटर। तो इसमें जो यहाँ पे दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ध्यान रखिएगा इसको, ये जो मोटर होती है वो सबसे अधिक प्रारंभिक टार्क उत्पन्न करती है, और इसीलिए इसका जो उपयोग किया जाता है हैवी लोड स्टार्ट करने के वाले जो उपकरण होते हैं उसमें ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्लिप्ट केज मोटर भी दिया गया है, तो इसका प्रारंभिक जो टार्क होता है वो बहुत ही यहाँ पे कम होता है, लेकिन उतना भी कम नहीं होता है, माध्यम में इसको जाना जाता है कि इसका जो टार्क होता है माध्यम होता है, तो इसी कारण हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन देखिए सैडेड पोल मोटर, तो जो सैडेड पोल मोटर होता है इसका जो प्रारंभिक टार्क होता है बहुत ही कम होता है, और इसी कारण इसका जो उपयोग किया जाता है जो जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिपल्सन मोटर दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत है, क्योंकि साथियों जब भी प्रारंभिक टार्क की बात आती है तो यहाँ पे इसका हम उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो उपयोग है बहुत ही यहाँ पे कम किया जाता है, और प्रारंभिक टार्क के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इसी कारण हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा लॉ, मतलब कि नियम लागू होता है, जैसे कि ओम का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय, या लेंज का नियम, या फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए इससे संबंधित मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, कोई यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं है, और सभी को मालूम होना चाहिए कि डीसी मोटर में जो नियम लागू होता है वो केवल फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम लागू होता है। ध्यान रखिएगा, फैराडे फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है, और यहाँ पे ये आपको निर्धारित किया जाता है इस नियम के द्वारा कि मोटर में जो लगने वाला बल है और जो दिशा है वो उसी के अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाकी नो ओम का जो नियम है ये अलग है, जो कि वोल्टेज करंट और जब रेजिस्टेंस की संबंध की बात आती है तो वहाँ पे ओम का नियम फॉलो करता है, और यहाँ पे वोल्टेज का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम है, ये आपका अलग ही नियम है, जो कि आप सभी को मालूम है कि जो जनरेटर होता है ये नियम जनरेटर में लागू होता है, मोटर के लिए तो ये बिल्कुल भी नियम लागू नहीं होता है। और जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम साथियों जब ईएमएफ से संबंधित यहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे ये नियम लागू होता है बैक ईएमएफ से संबंधित, लेकिन यहाँ पे मोटर से कोई भी इसका लेना देना नहीं होता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं सवाल नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर में क्रॉलिंग प्रभाव क्यों होता है। पहले तो आप यहाँ पे जान लीजिए ये क्रॉलिंग प्रभाव के बारे में। तो देखिए जो क्रॉलिंग प्रभाव होता है साथियों, ये जो आपका होता है जो हार्मोनिक्स होता है उसके कारण होता है। तो ये आपका जो हार्मोनिक्स होता है इसका कारण ये होता है कि जो मोटर होती है उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है और यहाँ पे ज़्यादा होती रहती है, तो उस समय यहाँ पे इसको बोला जाता है क्रॉबलिंग। ध्यान रखिएगा, और ये किसके कारण होती है, तो हार्मोनिक्स के कारण होती है, जो कि मोटर में ये समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है हार्मोनिक्स, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। यदि आपको आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते भी चलिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में अधिक करंट खींचने से कौन सी समस्या हो सकती है। यदि अधिक करंट यहाँ पे दिया जा रहा है तो उस समय कौन सी समस्या देखने को मिलेगी। तो यदि देखिए जो मोटर है ये जिसका क्षमता कुछ और है और उस पर आप अलग
अधिक करंट दे रहे हैं, तो उस समय क्या होगी, मोटर यहाँ पे गर्म होगी। आप यहाँ पे जब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आप होंगे तो कोई मोटर आपसे होगी, आपके पास होगी ट्यूबवेल व्यूबवेल में, तो यहाँ पे एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि लाइन बहुत ही ज़्यादा है, मोटर ना चलाए। तो यहाँ पे उसके पीछे कारण क्या होती है, यदि मोटर में हाई आप करंट देते हैं तो मोटर पे प्रभाव डलता है, तो इससे यहाँ पे समस्या ये देखने को मिलती है कि कॉइल भी जल सकता है या मोटर काफ़ी हीट हो जाती है, जिसके कारण और भी नुकसान हो जाते हैं। कैपेसिटर पे भी प्रभाव पड़ता है। तो ये किसके कारण होती है? तो जब यहाँ पे करंट जो होता है अधिक उसमें प्रवाहित होती है, तो उसके कारण होती है। तो यहाँ पे खींचने की बात, यहाँ पे प्रवाहित होने की बात की गई है। तो ये समस्या जो आपको देखने को मिलेगी कि मोटर क्या होगी, अधिक गर्म होगी। हालाँकि ये जल भी सकती है, कहा जा सकता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बाकी स्पीड बढ़ सकती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों अधिक यदि करंट सीधा यहाँ पे जाता है, मोटर के पर जाता है, तो स्पीड पर यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और बैक ईएमएफ यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन की बढ़ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो स्पीड पे निर्भर नहीं करता है, वो करंट पर भी निर्भर नहीं करता है। वो यहाँ पे केवल बैक ईएमएफ स्पीड पे निर्भर करता है, करंट पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। मिस्टेक हो गया, ये आपका जो सही होगा वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को कैसे जोड़ा जाता है। मतलब कि समानांतर में जोड़ा जाता है या श्रृंखला में या पृथक या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बात किया जाए कि ये मुख्य वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में किस तरह से जोड़ा जाता है, तो ये हमेशा समानांतर में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसको समानांतर में जोड़ने के पीछे कारण ये होता है कि ये जो टार्क है वो शुरुआत में अधिक उत्पन्न करे, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी साथियों यहाँ पे सीरीज भी दिया गया ऑप्शन, तो सीरीज में गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे आप सीरीज में जोड़ देते हैं तो मोटर जो होगा वो ठीक से कार्य नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस कारण यहाँ पे बी ऑप्शन गलत। और सी ऑप्शन देखिए पृथक अर्थात आइसोलेटेड, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मतलब कि वाइंडिंग यदि अलग अलग हो जाए तो मोटर यहाँ पे क्या होगी, ये स्टार्ट ही नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम आइसोलेटेड बिल्कुल गलत मार सकते हैं। और यहाँ पे हमारा इनमें से कोई नहीं दिया गया, तो ये तो ऐसे ही गलत है, केवल हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी मोटर स्पीड रेगुलेशन के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो यदि मोटर की बात करें कि किस प्रकार की मोटर है, तो ये आपकी संट मोटर होती है। जी हाँ साथियों, जो संट मोटर होती है इसमें जो फील्ड करंट होता है वो स्थिर होता है, सभी को मालूम होना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे यहाँ पे अच्छी स्पीड और रेगुलेशन भी देखने को मिलती है। तो यदि संट मोटर है तो इसमें ये हम ये चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमको बी ऑप्शन देखने को मिलता है संट मोटर, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए सीरीज मोटर, तो सीरीज मोटर क्या करता है, उच्च टार्क देता है, लेकिन स्पीड रेगुलेशन इसकी बहुत ही खराब है, तो इसी कारण यहाँ पे हम ए गलत मारेंगे। सी ऑप्शन देखिए कंपाउंड मोटर, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो होता है स्पीड रेगुलेशन और टार्क दोनों को संतुलन देती है, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए स्टेपर मोटर, तो ये भी गलत है साथियों, क्योंकि ये अलग अलग क्या करता है, स्टेप से चलता है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 80 तक बनाया है, लेकिन केवल इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और भी क्वेश्चन मुझे कराना है जो कि अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का स्वाभाविक रूप से क्यों स्व आरंभ नहीं होती है। जो कि जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक भी कीजिएगा।